फैल्कन राइडर्स में स्वागत है एक बार और फिर से आप लोगों का। और ये जो वीडियो है ये ऑन डिमांड था। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बेस्ट मोटरसाइकिल बताई थी एडवेंचर से रिलेटेड, जिसका बजट 1.5 लाख ऑन रोड था प्राइस, उसका मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। तब आप लोगों ने बोला था कि सर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक का भी एक वीडियो बना दीजिए। सो हियर आई एम, ले आया हूँ मैं आपके लिए आपका वीडियो जो आप चाहते थे, जहाँ पे ऑन रोड प्राइस 3.5 लाख तक की बाइक और 1.5 लाख के बीच में, जो मेरे को लगता है कि एडवेंचर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी हैं, ट्रैवलिंग से, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग से। हाँ, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ बाइक्स मैंने नहीं ली हैं, वो क्यों नहीं ली हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा सा, ये बाइक का जो मैंने कंपैरिजन किया है या जो मैं बेस्ट बाइक आपको बताता हूँ कि मेरे को लगती है, वो सिर्फ एडवेंचर और ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो उसको डेली यूज़ में जिनको यूज़ करनी है उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो वो एस्पेक्ट रख के कि मेरे को आपको इस पर ट्रैवल करना है, एडवेंचर करना है, ये सोच के मैंने ये वीडियो में कंपैरिजन का एक बनाया आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में और बताता हूँ इस वीडियो के बारे में आपको। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में एक तरीके से बनाया है। सबसे पहले पार्ट होगा जिसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी बाइक्स मैंने इसमें नहीं रखी हैं और क्यों नहीं रखी हैं। फिर जो बाइक्स मैंने रखी हैं उस बारे में थोड़ा उनके टेक्निकल में बात करेंगे। और कुछ मैंने इसलिए भी हटा दी थी स्टार्टिंग में क्योंकि वरना बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है और फिर उसको मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो कुछ बाइक जो मैंने नहीं रखी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो बाइक्स रख ली हैं सारी, वो क्यों रखी हैं मैंने, वो स्पेसिफिक बाइक्स और उनके टेक्निकल और इम्पोर्टेंट जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उनके, जो मैंने पहले वीडियो में भी कंपेयर किया था, वो सब कंपेयर करेंगे। जो मेरे को लगता है कि ट्रैवलिंग और लॉन्ग डिस्टेंस एडवेंचर टूरिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को लेके, ठीक है। उसके बाद उस लिस्ट में से जो मेरे को लगता है कि जिनमें कांटे की टक्कर है या जिसमें शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, उनको थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे उन बाइक्स के बारे में, ठीक है। और एंड में एक सरप्राइज भी है, एक सरप्राइज कंपैरिजन भी है कि कुछ बाइक जो मैंने इस पूरी लिस्ट में सब नहीं रखी हैं, वो मैंने एंड में, मेरे को लगता है कि वो भी वर्दी हैं कंपैरिजन के लिए और शायद आप उसका भी वेट कर रहे होंगे, तो वो एंड में अलग से होगा उसके बारे में, ठीक है। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखेगा। और अब चलते हैं कौन कौन सी बाइक्स मैंने नहीं रखी हैं स्टार्टिंग में ही और क्यों। जो बाइक्स मैंने नहीं रखी हैं वो खास तौर से स्पोर्ट्स वर्जन है, जैसे जो स्पोर्ट्स बाइक्स टाइप जिसकी सिटिंग है, क्योंकि राइडिंग पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इस वजह से मैंने एक तो आरसी नहीं रखी है, केटीएम की आरसी सीरीज 390 हो चाहे कोई भी हो, उनको मैंने नहीं रखा है। ऊपर से मैंने यामाहा की R15 जो है आपकी, आई नो कि वो बाइक काफ़ी यूज़ होती है पर वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगता है राइडिंग पोस्चर अच्छा नहीं है और पिलियन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं और एडवेंचर टूरिंग कर रहे हैं तो ये दोनों मैंने वर्जन्स नहीं रखे हैं। उसके बाद टीवीएस के अपाचे 390, इट्स अ गुड बाइक। मेरी अप नॉर्थ की सीरीज देखोगे तो मेरे साथ एक बंदा गया था, उसने वो लेके भी गया था, परफॉर्म वेरी वेल वहाँ पे, पर उसका जो पिलियन की सीट है और जो उसका राइडिंग पोस्चर है, मेरे को लगता है कि दैट इज़ नॉट दी बेस्ट उसके लिए। बाइक अच्छी है पर उससे अच्छी बेटर बाइक्स मेरे को लगता है कि व्हेन इट कम्स टू एडवेंचर एंड लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, ठीक है। ये बाइक मैंने नहीं रखी है। अब चलते हैं कौन कौन सी बाइक रखी है। तो उससे पहले अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, वहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ कि मैंने ये बाइक्स रखी हैं, क्यों रखी हैं और उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने टेक्निकल पेज पे और अब यहाँ पे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता देता हूँ कौन कौन सी बाइक मैंने रखी हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो KTM 390, आई थिंक ड्यूक 390। उसके बाद है आपकी KTM की एडवेंचर 390। उसके बाद है आपकी होंडा की जो नई आई है CB 300R। उसके बाद इंटरसेप्टर जो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सीसी की बाइक है, 650। उसके बाद आ गई आपकी हिमालयन, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑफ रोडिंग एडवेंचर बाइक मेरे को लगता है। उसके बाद अपनी डोमिनोर जो काफ़ी सॉलिड टक्कर दे रही है अपनी ड्यूक 390 को जब बात आती है एडवेंचर टूरिंग को लेके। उसके बाद BMW एक ब्रांड है, अगर किसी को BMW चाहिए तो BMW चाहिए टाइप वाली बात हो जाती है। उसके बाद अपनी निंजा मतलब अगेन इट्स अ ब्रांड लाइक कावासाकी निंजा, और इनके जो इंजन होते हैं लाइक मतलब बुलेट प्रूफ इंजन होते हैं कावासाकी के। और उसके बाद जावा, ये अपनी लेगेसी है, एक पुरानी अपनी अगर लेगेसी किसी को वो चाहिए तो चाहिए वाली बात आ जाती है, इस वजह से जावा है। और अपनी इनफील्ड 350। अब इनफील्ड है, थंडरबर्ड है और बहुत सारे वर्जन्स हैं ये रॉयल इनफील्ड के।
पर आई थिंक सबके स्पेक्स सेम ही हैं, पर कुछ अपने कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, कुछ किसी में अपनी सीटिंग पोस्चर चेंज है, जैसे थंडरबर्ड इज़ लाइक मोर ऑफ अ क्रूज़र, तो वो चीज़ है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। प्लस जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सब बाइक में इनमें सेम ही है। तो इस वजह से मैंने एक इनफील्ड 350 ली है, क्योंकि आई थिंक यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बाइक है जो लोग लद्दाख, स्पीति या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। सो ठीक है, तो ये सब बाइक्स हो गई। तो टोटल कितनी बाइक होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब चलते हैं इनके थोड़े से टेक्निकल चीज़ों पे बात करने। तो सबसे पहले आ गया अपना टॉर्क और BHP। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे येलो है, कहीं पे रेड है। रेड वो कैटेगरी है जिनका उस कैटेगरी में सबसे कम है, कि जैसे अगर ये यहाँ पे रेड है इनफील्ड 350, सो इनका BHP जो है वो सबसे कम है इन 10 बाइक्स में। उसी तरीके से जो ग्रीन है वो की बेस्ट है इस कैटेगरी में। सो आपका ये KTM 390 और एडवेंचर 390 आप देख सकते हो। अब ये येलो है, येलो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए रखा है सिर्फ इसी बाइक के लिए, इंटरसेप्टर के लिए, क्योंकि ये इसकी लीग अपार्ट है, क्योंकि ये 650 सीसी में बाइक है। सो नेचुरली ये बाकी सबके लिए थोड़ा सा अनफेयर होता, पर क्योंकि ये इस प्राइस रेंज में दे रहे हैं, जो प्राइस रेंज हमारी है ये 3.5 लाख की, इस वजह से ये बाइक है यहाँ पे। पर इसलिए मैंने इसको आपका ऑरेंजिश रखा है कि इसको हम अलग रखते हैं। उसके बाद आ गया अपना टैंक और आपकी रेंज, कितने बड़ी टंकी है इसकी। तो इसमें आप देख सकते हो रेड जिसकी टंकी सबसे कम है और ग्रीन जिसमें टंकी सबसे ज़्यादा है, और उसी हिसाब से रेंज उसके माइलेज को उससे मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेशन है, इट्स नॉट परफेक्ट, इसके आसपास वाली बात है, क्योंकि सबकी बाइक थोड़ी ऊपर नीचे अलग अलग एवरेज देती है। सो हिमालयन और जावा इन दोनों का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा रेंज आ रही है। ठीक है, उसके बाद खोलते हैं अपनी अगली कैटेगरी। सो अगली कैटेगरी आ गई अपनी ग्राउंड क्लियरेंस और कर्व वेट। कर्व वेट वो होता है, एक ड्राई वेट होता है, कर्व वेट होता है। मैंने पिछले वीडियो में ड्राई वेट होता है कि जिसमें आपका इंजन ऑयल, जो कूलेंट और जो भी लिक्विड्स होते हैं वो इंजन में नहीं डले हुए होते हैं, तब उसको वेट जो होता है। और कर्व वेट जब उसमें एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेट्रोल डला हुआ होता है और सारा इंजन ऑयल, कूलेंट, ये फ्लूइड वो फ्लूइड सब टॉप अप होता है, मतलब डला हुआ होता है, तो वो वेट होता है कर्व वेट। तो इसमें आप देखोगे नेचुरली सबसे भारी बाइक इंटरसेप्टर है, क्योंकि सबसे महंगी है, महंगी कह रहा हूँ, सबसे बड़ी सीसी की बाइक है 202 किलो की। उसके बाद आपकी जो सबसे हल्की बाइक है वो होंडा की अपनी CB300R है। अगर हम इंटरसेप्टर को निकाल दें इसमें, क्योंकि वो अलग कैटेगरी में है जैसे मैंने आपको बताया था, पर तो सबसे भारी बाइक इसमें है आपकी हिमालयन जो 190 किलो की है। सो इनफील्ड की बाइक ही सबसे महंगी भारी लग रही है मेरे को, क्योंकि इंटरसेप्ट के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है इनफील्ड 350 का 185 kg पे। ठीक है, अब अपना निकालते हैं लास्ट। सो ये आ गया सबका प्राइस। तो सबसे महंगी जो बाइक है उसमें KTM एडवेंचर 390 है, और सबसे जो सस्ती बाइक है वो इनफील्ड 350 है, 1.9 लाख अप्रॉक्सीमेटली। सो गाइज ये जो प्राइसिंग है ये भी अप्रॉक्सीमेशन है, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, शहर टू शहर थोड़ा सा वेरी कर जाता है ये प्राइसिंग। ठीक है, और इसमें दो प्राइसिंग आप देखोगे, BMW 310R और निंजा 300, जिनकी जो प्राइसिंग है वो BS4 वर्जन के हैं, इनके BS6 वर्जन आने हैं। पर जितना पता है BMW 310R का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा BS6 का भी, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि ये कंपनी कुछ डिस्काउंट करने वाली है, रेट गिराने वाली है इस बाइक के, तो बढ़ने के बाद भी वो इतना ही रहेगा डिस्काउंट जो भी मिलेगा। और निंजा 300 का प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, तो अराउंड 20-30 हज़ार ऊपर बढ़ेगा, तो ये ऑलमोस्ट 3.5 लाख पहुँच जाएगी BS6 वर्जन, और जो BS4 है वो 3.2 है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दो ब्रांड्स की जो सिर्फ ब्रांड ड्रिवन है, या ये कह सकते हो कि जो ब्रांड ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि BMW और कावासाकी निंजा। अगर किसी को BMW 310R लेनी है, उसका बजट है 3.4 लाख, और उसको कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर टाइप बाइक नहीं चाहिए, इसके अगर आप नंबर्स भी देखोगे तो सब अच्छे हैं, नंबर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। रेंज भी ये कह सकते हो नॉट गुड नॉट बैड वाली बात है आपकी, 300 किलोमीटर। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है 165 mm, और वेट भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है कंपेरेटिवली जो अदर बाइक्स हैं, और आपका बजट है 3.5 लाख का। इट्स अ गुड बाइक, पर क्योंकि ये BMW ब्रांड है और आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो, सो जितना मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ी सी मेंटेनेंस इसकी हाई रहेगी कंपेरेटिवली जो इंडियन ब्रांड्स हैं, लाइक डोमिनार हो गई, इनफील्ड हो गई, और इवन होंडा हो गई। आई थिंक थोड़ी सी महंगी होगी क्योंकि प्रीमियम ब्रांड है। ठीक है, उसके बाद आ गई निंजा। अगेन कावासाकी इज लाइक
बुलेट प्रूफ इंजन होता है कावासाकी बाइक्स का, और क्योंकि मेरे पास खुद भी अपनी कावासाकी की बाइक है। पर इसके साथ बस प्रॉब्लम ये है कि बहुत हाई आरपीएम पे ये इंजन अपने मैक्सिमम आउटपुट देता है, जो आप देख रहे हो 10,000 11,000 आरपीएम। दैट इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम अगर आप एडवेंचर टूरिंग कर रहे हो। अगर आप लंबे हाईवेज पे लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो देन इट्स ओके, पर अगर जब खराब रस्तों पे चढ़ाई पे उधर उधर चल रहे हो, तो क्योंकि हाई आरपीएम्स पे तो आपको एक्सीलेटर काफ़ी थ्रोटल ओपन करना पड़ेगा इसके मैक्सिमम टॉर्क को अचीव करने के लिए, जो पुलिंग है। रेंज इसकी अच्छी है काफ़ी, 400 किलोमीटर टंकी इसकी सबसे ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस का एक इशू है, 135 mm सबसे कम है, पर फिर इनफील्ड 350 का भी 135 mm है, और इनफील्ड एक ऐसी बाइक है जो सबसे ज़्यादा जाती है। सो मेरे को लगता है कि दैट विल बी ओके, मेरे को ऐसा लगता है। वेट 179 kg, लिटिल ऑन द हायर साइड कह सकते हो, पर करीबन ये जब BS6 आ जाएगी, सो आई थिंक BMW और निंजा में इन दोनों में प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं। सो ये दो बाइक तो हो गई जो ब्रांड है कि भाई मेरे को यही दो बाइक लेनी है, ठीक है, तो बात इनकी ख़त्म हो गई दोनों की। उसके बाद आ गई जावा। अगर किसी को इंडियन लेगेसी चाहिए जावा, तो इट्स अ ग्रेट बाइक, मैंने चलाई है, आवाज़ काफ़ी अच्छी है इसके इंजन की, ठीक है। कितने आरपीएम पे ये मैक्सिमम टॉर्क और BHP देता है वो मेरे को कहीं मिला नहीं, इंटरनेट पे मैंने बहुत करा, पता नहीं कंपनी ने क्यों छुपा रखा है, अपनी वेबसाइट पे भी नहीं है, उनके कहीं भी नहीं है, ठीक है। रेंज इसकी सबसे ज़्यादा है 475 किलोमीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है, अच्छा है 165, और वेट 172 kg। प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है अगर देखो 2 lakhs की, पर फिर कंपेयर अगर आप करोगे इसका टॉर्क और BHP, सो इतना ख़राब भी नहीं है कंपेरेटिवली जो इस रेंज की बाइक्स हैं, पर वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं है। सो डिपेंड करता है, अगर आपको जावा ही चाहिए तो देन इट्स नॉट अ बैड बाइक, ठीक है। इनफील्ड तो भैया मैं क्या बोलूँ, इनफील्ड के बारे में शायद सबसे ज़्यादा चलती है। आई थिंक जिसको इनफील्ड 350 या इनफील्ड का फ़ैन होगा वो अब तक इनफील्ड ले चुका होगा, और शायद ये वीडियो देख भी ना रहा हो, ठीक है। उसके बाद आ गए हम हिमालयन पे। अगर किसी को प्योर ऑफ रोडिंग टाइप मशीन चाहिए जो ख़राब रास्तों में एकदम से बढ़िया चलती है, और मैंने देखा है बहुत बढ़िया चलती है जब बिल्कुल ख़राब रास्ते होते हैं। थोड़ा हाईवेज़ पे ये थोड़ा कहते हैं कि उतनी मतलब इतनी हाई स्पीड पे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं है इसकी, एंड इट्स नॉट रियली कि आप इसको बहुत तेज़ चलाओ स्टेट हाईवेज़ पे, जो मतलब मैंने देखा है। प्लस इसमें जब ज़्यादा 2 लोग बैठ जाते हैं और सामान भी होता है तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी गिर जाती है, जो मैंने खुद देखा है हिमालयन का। मेरा एक दोस्त है, उसके पास हिमालयन थी पहले। रेंज इसकी अमेजिंग है, पर कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि हिमालयन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। जो एडवेंचर टूरिंग की लद्दाख, स्पीति और इन एरियाज़ की बात आती है तो आपको बहुत दिखेंगे हिमालयन वहाँ पे, ठीक है। रेंज अमेजिंग है 475 किलोमीटर्स, और टॉर्क भी अच्छा है, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ओनली 4250 मतलब 4000 के आसपास आरपीएम पे ही सबसे ज़्यादा टॉर्क मिल जाता है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड रीज़न कि ये इतनी पॉपुलर है एडवेंचर टूरिंग में। प्राइस भी 2.2 lakhs है, सो नॉट बैड इस रेंज में अगर आप देखो। और या इंटरसेप्टर भैया, अगर किसी को हाई सीसी बिग टॉय चाहिए तो भैया इंटरसेप्टर है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है व्हेन इट कम्स टू इसके नंबर्स। या फिर 650 सीसी, रेंज भी ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, बस भारी बाइक है नेचुरली, क्योंकि बड़ी 650 सीसी की बाइक है तो भारी होगी। प्राइस इज़ अमेजिंग, 3 लाख रुपए में आपको मिल रही है। पर अगर आप इनफील्ड के फ़ैन हो तो इट्स अ गुड बाइक, अगर आप इनफील्ड के फ़ैन नहीं हो तो देन इट माइट बी नॉट। पर क्योंकि ये बिग सीसी बाइक है तो इसकी मेंटेनेंस भी हाई होगी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कंपैरेटिवली कि जो 300 सीसी की बाइक्स हैं या 400 सीसी की बाइक है, ये 650 सीसी की बाइक है, तो इसका मेंटेनेंस थोड़ा हाई होगा, ठीक है, और भारी भी है। उसके बाद आ जाते हैं होंडा CB300R। ये एक नई बाइक लॉन्च हुई है और इसके स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं। ओनली रेंज का इशू है, 275 किलोमीटर है इसकी रेंज के आसपास। अगर आप इसमें ओके हैं तो इसके स्टैट्स अच्छे हैं। सबसे बढ़िया बात है कि ये हल्की है, ओनली 147 kg, दैट इज़ अ वेरी गुड वेट कैटेगरी में। और नंबर्स भी इतने बुरे नहीं हैं, अगर 27 देखो 6500 पे RPM तो ठीक ठाक पे टॉर्क है, तो इट्स नॉट बैड, रियली गुड। पर प्राइसिंग अगर आप देखो 2.7 लाख है, ये मतलब ये आपकी डोमिनोर 400 से भी महंगी है, हिमालयन से भी महंगी है। और या मतलब कि इसमें अगर आप 20-1 हज़ार रुपये और डालोगे तो आपको KTM ड्यूक 390 आ जाएगी। पर अगर आप ड्यूक 390 के फ़ैन नहीं हो, KTM के फैंस नहीं हो, वो एग्रेसिव लाइंस वाली जो बाइक्स होती है उसका फ़ैन नहीं हो, तो और आपको डोमिनोर पसंद नहीं है क्योंकि आपको बजाज पे इस पर ट्रस्ट नहीं है, तो होंडा CB300R इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको रेंज का इशू नहीं है, ठीक है। KTM एडवेंचर 390 भाई इसका कोई कंपटीशन नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि हिमालयन इसका एग्जैक्टली कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि तो प्राइस का डिफरेंस बहुत है, ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपये का अंतर है। प्लस ये फीचर लोडेड है KTM एडवेंचर 390, और पावर डिलीवरी में भी काफ़ी आगे है उससे। सो कोई कंपैरिजन नहीं है। सो अगर किसी को हिमालयन उतना पैसा खर्च नहीं कर रहा तो हिमालयन इज़ अ गुड ऑफ रोडिंग मशीन, और KTM एडवेंचर इज़ अ गुड ऑफ रोडिंग एंड टूरिंग मशीन।
अब जो बात आ जाती है वो आ जाती है KTM 390 और डोमिनोर 400। ये दो बाइक ऐसी हैं मेरे को लगता है कि जिनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। अगर किसी को KTM ही चाहिए तो KTM ही चाहिए, अगर किसी को डोमिनोर नहीं चाहिए तो डोमिनोर ही नहीं चाहिए। पर अगर हम दोनों में कन्फ्यूजन हो, वो कोई भी ले सकता है, तो मेरे को लगता है कि इन दोनों बाइक को हमें थोड़ी और गहराई से देखना चाहिए, क्योंकि इनमें प्राइस डिफरेंस तो है 70,000 का, पर वो प्राइस डिफरेंस किस चीज़ों का है, क्या वो वर्थ इट है वो प्राइस, तो इन दोनों बाइक्स को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बात आ जाती है डोमिनोर 400 और KTM 390। अगर हम दोनों को थोड़ा सा क्लोजली देखें, 7,000 RPM पे 35, 7,000 RPM पे 37 टॉर्क, ऑलमोस्ट बराबर। 8,650 पे 40 का BHP, 9,000 पे 43 का BHP। फिर से मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सेम है, टंकी ऑलमोस्ट सेम है। रेंज डोमिनोर की थोड़ी सी ज़्यादा है जब ड्यूक से, और ग्राउंड क्लियरेंस सरप्राइजिंगली ड्यूक 390 का ज़्यादा है डोमिनोर से। और वेट में तो KTM माहिर हैं वेट कम करने में, तो 163 kg का ही है ओनली, और ये 184 kg का है। सो कुछ चीज़ें डोमिनोर के पक्ष में, प्राइस जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, और कुछ चीज़ें आपकी ड्यूक 390 के पक्ष में, और कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं, बात करते हैं इनकी दोनों बाइक्स की और डिटेल में। ठीक है, और हाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे ड्यूक में आपकी 250 भी आती है, 200 भी आती है, आई थिंक 125 भी आती है, ऐसे डोमिनोर की 250 भी लॉन्च हुई। मैंने वो बाइक सब अपने में अच्छी हैं, अगर आप उनको देखो, इनके स्लो मतलब छोटे वर्जन्स हैं बेसिकली। सो मतलब पर क्योंकि हमारी प्राइस रेंज, जिस प्राइस रेंज हम बात कर रहे हैं, उनके बेस्ट ऑप्शंस KTM 390 उसमें, और इसमें ड्यूक 400, इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लुक्स में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ड्यूक्स में, KTMs में और आपकी डोमिनोर में, सो आई थिंक इन दोनों बाइक्स को थोड़ा और डिटेल से देखने की ज़रूरत है। सो बेसिकली अब आ गए हैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए इन दोनों बाइक्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ड्यूक 390 में कुछ चीज़ें ऐसी है जो डोमिनोर 400 में नहीं है, जैसे कि मल्टी फंक्शन TFT, जो इसका अमेजिंग है, और उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत कुछ है। इवन आप उसमें अगर जब अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो TFT का कलर भी चेंज हो जाता है, प्लस ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर लेता है सनलाइट के हिसाब से, कि जिससे कि आप उसको सही तरीके से पढ़ पाएँ TFT को, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसमें। सो दैट इज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ड्यूक 390 में है। प्लस राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है ड्यूक 390 में, जिससे कि आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स, जो आप अपना एक्सीलेटर देते हो, वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, जो इंजन में डिलीवरी होती है आपके थ्रोटल के रिस्पॉन्स की। और उसके बाद है स्लिपर क्लच। अब डोमिनोर में ये चीज़ें नहीं हैं। आप एक चीज़ मत भूलना कि दोनों में 70,000 के करीब का अंतर है। सो ये जो चीज़ें इधर राइट में है, स्लिपर क्लच, राइड बाय वायर, मल्टी फंक्शन TFT, ये काफ़ी हैं उस प्राइस टैग को जस्टिफाई करने के लिए। पर जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें कि डोमिनोर 400 में जो आपका पिलियन जो पीछे बैठता है, उसका कंफर्ट ड्यूक 390 से मच बेटर है। और इसका काफ़ी कुछ जो रीज़न है वो ये है कि इसका जो ड्यूक 390 वो काफ़ी एग्रेसिव स्टाइलिंग ऑफ राइडिंग है उसकी, मतलब काफ़ी एग्रेसिव बाइक है। उसमें जो आप बैठने का स्टाइलिंग भी है वो काफ़ी अप फ्रंट आगे होके बैठते हो, और बहुत एग्रेसिव। उसका इंजन भी काफ़ी ऐसा, वो कहते हैं ना कि जैसे मतलब कि जैसे भूखा शेर हो, कि मतलब दहाड़ने को और लड़ने को और मारने को तैयार रहता है, कि एग्रेसिव नेचर है, कि मतलब उस टाइप का थोड़ा सा इसका इंजन की परफॉर्मेंस और ये जो बाइक है। और जो डोमिनोर 400 वो थोड़ी सी रिलैक्स टाइप ऑफ बाइक है, उसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स, जो उसका एक्सेलरेशन है, वो थोड़ा सा रिलैक्स साइड पे है। सो वो डिपेंड करता है कि अगर आपको एग्रेसिव स्टाइल ऑफ नेचर ऑफ बाइक पसंद है, उसकी परफॉर्मेंस उस टाइप की पसंद है, तो ड्यूक 390 इज़ अ गुड बाइक। अगर आपको उतना टाइप का एग्रेसिव नेचर नहीं चाहिए और थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, और इसी रिलैक्सेशन की वजह से ही जो हाईवे पे जब आप लंबा क्रूज करते हो, तो डोमिनोर 400 पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। पर देन अगेन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ड्यूक 390 वाले जो होंगे पसंदीदा, वो बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम उससे बहुत कंफर्टेबल हैं। डोमिनोर 400 वाले बोलेंगे कि शायद ये बात सही है। पर जो मेरे को लगता है, मैं अपने विचार बता रहा हूँ आपको, और मेरे दोस्तों के पास, दोनों के पास ड्यूक 390 भी है और डोमिनोर 400 भी है, और जो मेरे साथ ट्रिप पे जाते हैं, तो इसलिए मेरी जो इंसाइट है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो 70,000 का जो अंतर है वो ड्यूक 390 का वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है जो उसमें फीचर्स हैं। बट देन अगेन आपको वो चीज़ें चाहिए, और वो एग्रेसिव नेचर अगर आपको चाहिए, तो ड्यूक 390 इज़ अ गुड बाइक। पर अगर आपको वो चीज़ें नहीं पसंद है, और आपको मतलब कि आपका पिलन के साथ जाते हो, उसका कंफर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको रिलैक्स मशीन चाहिए, तो डोमिनोर 400 इज़ अ गुड बाइक फॉर यू।
सो आई होप कि अब आप क्लियरली सोच सकते हो कि आपको केटीएम चाहिए या आपको डोमिनोर चाहिए, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो तो भाई मतलब फिर शायद मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अगर स्टिल कोई बात रह गई हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अब चलते हैं अपने फाइनल और सीक्रेट या सरप्राइज कंपैरिजन में, जो मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग ये बाइक्स को भी देखते हैं एज अ पॉसिबल टूरर और एडवेंचर करने के लिए। सो इन दोनों बाइक्स को भी थोड़ा सा क्लोजली देख लेते हैं। तो भाई ये है अपना स्पेशल जो कंपैरिजन है जो आपको बता रहा था अभी तक। उससे पहले जो भी सब आपने देखी सारी बाइक्स, वो क्या थी, अपनी लीग में टॉप मोस्ट थी या कोई ब्रांड थी या कोई लेगेसी थी, उन लोगों को मैंने कंपेयर किया था। पर ये दो बाइक्स हैं जो इंडिया में, जो मेरे को लगता है कि बहुत कैपेबल हैं अपने एडवेंचर और लॉन्ग टूरिंग करने के लिए, और जो बजट फ्रेंडली भी हैं उस रेंज में। जिसमें से एक है सुजुकी जिक्सर 250 और एक है यामा की FZ25। यामा FZ25 तो मैंने भी देखी है, जब मैं अप नॉर्थ गया था तो मेरे साथ जो थी 2-3 FZ25 थी, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उसने। और 1.65 लाख में दे आर गुड पैकेज, और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी इनकी। और रेंज तो आप देख ही सकते हो, करीबन 500 किलोमीटर से भी ऊपर है जो FZ25 की है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो सुजुकी जिक्सर 250। यहाँ पे क्या है कि इंजन ऑलमोस्ट दोनों का 250 सीसी है, पर आप BHP में देखो कम से कम 6 BHP का अंतर है। RPM भी बढ़ गए हैं, तो आई थिंक जो इंजन है उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालने के लिए सुजुकी जिक्सर 250 ने उसको हायर RPM के लिए बनाया है, जिस वजह से BHP ज़्यादा मिल रहे हैं। पर टॉर्क देखोगे तो टॉर्क ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2 न्यूटन मीटर का टॉर्क का अंतर है सुजुकी में, पर RPM कम से कम 1300 RPM ज़्यादा है जिक्सर के। और बाकी आप रेंज देख सकते हो इसकी, वो 425 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें 12 लीटर की टंकी है, यामा में 14 लीटर की टंकी है। पैसों का भी अंतर है, अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग है ये। यामा का FZ25 का BS6 वर्जन अभी एग्जैक्टली लॉन्च नहीं हुआ है, पर अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में होगा, प्राइस रेंज में। पर एक जो काफ़ी बड़ा अंतर है इन दोनों में, वो है गियर का। यामा FZ25 वो 5 गियर में आती है और जिक्सर 250 में आती है 6 गियर हैं इसमें। तो जब आप हाईवे पे क्रूजिंग करते हो हाई स्पीड्स पे, तो वो एक गियर का काफ़ी अंतर आ जाता है। तो वो गियर क्या है कि इसको सुजुकी जिक्सर को काफ़ी रिलैक्स कर देता है हाई स्पीड पे जब आप क्रूज कर रहे होते हो। वहीं पे अगर आप क्लाइंब कर रहे हो, चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में ही रहते हो, तो शायद आपको उतना अंतर ना पता चले। पर लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे क्रूजिंग में आपको अंतर पता चल जाएगा उस 6th गियर का। और वहीं कहीं ना कहीं क्योंकि इसमें BHP भी ज़्यादा है, तो इसकी टॉप स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होगी। पर यामा FZ25 थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स इंजन होगा। बाकी चॉइस आपकी है। मेरे को लगता है कि ये दोनों बाइक ही अच्छी हैं आपके लॉन्ग डिस्टेंस और एडवेंचर टूरिंग के लिए, कीपिंग इन माइंड कि आपका प्राइस रेंज का ब्रैकेट अगर इसके आसपास है। अगर ज़्यादा है तो हम ऑलरेडी उन बाइक्स को डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज, आई थिंक कि मैंने ऑलमोस्ट सारी बाइक्स जो इस रेंज में आती हैं काफ़ी हद तक कवर कर ली, और आई होप कि आपको थोड़ा सा ऐसी इंसाइट दी होगी या ऐसा कुछ बताया होगा कि जिससे कहीं ना कहीं आपके थोड़े थॉट्स क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, कोई बात रह गई होगी तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो और भी अच्छा होगा, और बेल आइकन्स इफ़ यू वांट टू सी द नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखना है अगर तो। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वट एवर यू वांट टू डू गाइज, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, और मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा, और हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। बाय बाय।